तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं गर्मजोशी वाली, ताकि एक अनुमति हो कि मैं आगे अपने सेशन को लेकर जाऊं। तो शुभ डायमंड प्रेजेंट्स IBIS 24 धन्वंतरी सम्मान 2023। इसमें अब अगले पैनल को इनवाइट करने की बारी है। शुभ डायमंड प्रेजेंट्स IBIS 24 धन्वंतरी सम्मान 2023 ड्रिवन बाय ऑडी रायपुर, टूरिज्म पार्टनर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, नॉलेज पार्टनर डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी कोटा बिलासपुर, फर्निशिंग पार्टनर फर्नेट मार्ट रायपुर, सपोर्टेड बाय बाल्को मेडिकल सेंटर नवा रायपुर, सपोर्टेड बाय इवाना डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर बिलासपुर। अपने तमाम सहयोगियों के साथ इस मंच पर अगले पैनल को आवाज देने की बारी है। आइए बिना देर किए अगले पैनल की चर्चा शुरुआत करते हैं। और यहां भी इनमें से हर एक चिकित्सक, हर एक टीम लीडर वो है जिससे मिलने का वक्त लेना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। आज वक्त है, सौभाग्य हमारा कि हम इन सबको एक साथ सुन पाएंगे। और आज भी ये आपकी हमारी शारीरिक व्याधियों से जुड़ी किन चुनौतियों से स्वयं जूझ कर हमें स्वस्थ बना रहे हैं, इस पर हम आते हैं। चलिए पहले कुछ झलके हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, फिर अगले पैनल को आवाज देते हैं। लेटेस्ट डिजाइनर कलेक्शन ऑफ गोल्ड डायमंड। हमारे कुछ सहयोगी हैं, उनकी झलक भी हम आप तक लगातार पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ में शुभ डायमंड जो आज इस मंच को इतना समृद्ध बना रहा है उसको दिखा रहे हैं, साथ में ऑडी, दोनों की आप एक झलक देखें। बहन के नन्हे पांव जमीन पर रखे थे, पहली बार दो नन्हे हीरे कानों में पहने थे। मां का दिया वो ऐस वाला लॉकेट आज भी उसके साथ है। कॉलेज के पहले दिन कंगन की शॉपिंग आज भी याद है। आज शादी में हर गहना मुस्कुरा रहा है। इन्होंने हर अवसर को शुभ अवसर जो बनाया है। बनाए अपने हर अवसर को शुभ अवसर, सिर्फ शुभ ज्वेलर्स के साथ, जहां लेटेस्ट डिजाइन्स के साथ साथ मिलता है शुद्धता का वादा। लेटेस्ट डिजाइनर कलेक्शन ऑफ गोल्ड, डायमंड एंड जड़ाऊ। शुभ सदर बाजार रायपुर। तो IBIS 24 धन्वंतरी सम्मान 2023 में अगले पैनल में शामिल हैं डॉक्टर संगीता नागराज जी, शिशु रोग विशेषज्ञ और डायरेक्टर हैं एकता चिल्ड्रंस हॉस्पिटल रायपुर से। मैं बहुत आदर के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप सबसे चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का कृपया मंच पर स्वागत कीजिएगा। मंच पर आवाज देता हूं डॉक्टर जावेद अली खान साहब को, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से हमारे साथ में यहां जुड़ रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अतुल जैन साहब ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट को संभालते हैं, डायरेक्टर हैं रूप जीवन हॉस्पिटल कवर्धा से हमारे बीच में पधारे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मंच पर। डॉक्टर वरुण शर्मा जी, न्यूरोलॉजिस्ट NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर। जोरदार तालियों के साथ में डॉक्टर वरुण शर्मा जी का भी स्वागत करते हैं मंच पर। ये शानदार पैनल होस्ट करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए मैं आवाज देता हूं डॉक्टर आकांक्षा दुबे, मेरे सहयोगी को, कि आप भी मंच पर आएं। और जो तमाम सीनियर डॉक्टर्स इस वक्त आज की मेडिकल टर्म में तमाम बीमारियों को समेट कर हमें स्वस्थ बना रहे हैं, अपने सेशन को आप आगे लेकर जाएं। डॉक्टर आकांक्षा, ओवर टू यू। थैंक यू। और धन्वंतरी सम्मान 2023 डिजीज एंड ट्रीटमेंट, चुनौतियों के आगे अब हम बात करेंगे बहुत सारे विषयों पर। बहुत सारे इसलिए कि घर में महिलाएं तब तक खुश नहीं रहती जब तक बच्चा खुश नहीं होता। तो इसी तरह से अलग अलग विशेषज्ञों के साथ मैं डॉक्टर आकांक्षा इस पूरे पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाली हूँ। और आई होप कि आपके सारी जिज्ञासाएं जो हैं वो इस वक्त शांत हो जाएंगी। हमारे साथ है डॉक्टर संगीता नागराज जी, शिशु रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर एकता चिल्ड्रन हॉस्पिटल रायपुर। हमारे बीच डॉक्टर केदारनाथ जी का भी आगमन हो चुका है। डॉक्टर केदारनाथ देवांगन जी से भी मेरा आग्रह, कृपया प्लीज मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। चेस्ट एंड एलर्जी रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर वृंदा चेस्ट क्लिनिक रायपुर। हमारे साथ है डॉक्टर जावेद खान जी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर। डॉक्टर अतुल जैन जी, ऑर्थोपेडिक्स, डायरेक्टर रूप जीवन हॉस्पिटल रायपुर। डॉक्टर वरुण शर्मा जी, न्यूरोलॉजिस्ट NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रायपुर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले बात हम करेंगे बच्चों की, क्योंकि घर की किलकारियों में ही सबकी खुशी छुपी होती है। और निश्चित रूप से हमें भी लगता है कि पहली बात बच्चे की होनी चाहिए। तो हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता नागराज जी हैं। संगीता जी, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ,
अभी की जो दिनचर्या है उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो बच्चे हैं वो समय से पहले ही आ जाते हैं, पूर्व प्रसव हो जाता है। इस वजह से भी लोग थोड़ी टेंशन में होते हैं। कुछ बच्चे 5 महीने और 6 महीने में भी हो जाते हैं। तो क्या ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं? आपने एक बहुत ही अहम सवाल पूछा है, क्योंकि अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के साथ हम बहुत ही कम उम्र के बहुत प्री टर्म बच्चों को भी अब जीवन उनका कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं उनको। इनमें बहुत सारी चीज़ें जो एज पेरेंट्स हमको ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है कि ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो विकसित नहीं होते हैं। इनके फेफड़ों को विकसित करने के लिए हमको स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो ये बच्चे 2 साल तक इनको थोड़ी सी एलर्जीज़ की प्रॉब्लम, थोड़ी सी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम, इस प्रकार की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो पेरेंट्स को बहुत अवेयर इसके लिए रहना चाहिए। दूसरी बात होती है जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, वो ये है कि इनमें रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी नाम की एक प्रॉब्लम होती है, जिससे इनके विजन में, देखने में इनको समस्या हो सकती है। इसकी स्क्रीनिंग तो जब वो नर्सरी में होते हैं उसी समय से शुरू हो जाती है, पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेरेंट्स को ध्यान रखने की है कि वो फॉलोअप में बने रहें। उसका रेगुलर उनको चेकअप करते रहना पड़ता है और टाइम टाइम पे उनके साथ में इंटरवेंशन करना पड़ता है उसमें, ताकि बच्चे को नज़र उसकी सलामत रहे, वो अच्छे से देख पाए। आगे जाके काफ़ी समय तक 5, 6, 7 साल के होने तक इनकी आंखों का फॉलोअप हमको लगता है। तीसरी बात होती है इनके कान, जो कि बहुत ही संवेदनशील होते हैं और प्रीमैच्योरिटी के समय जो इनकी सब ट्रीटमेंट्स और सारी कुछ चलती हैं उस समय हम इनकी भी स्क्रीनिंग साथ में करते हैं। ये देखते हैं कि उनको सुनाई भी बराबर से देना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पे भी लगता है कि कुछ फॉल्ट आ रहा है तो उसको टाइमली ठीक करना चाहिए। चौथी चीज़ होती है इनका सर्वांगीण विकास। सिर्फ शरीर से बड़े हो जाने से ही इनका विकास हो गया ऐसा नहीं है। उनका मानसिक विकास, उनका बौद्धिक विकास, उनकी समझ, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमको बहुत ध्यान देना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये प्रीमैच्योर बच्चों को काफ़ी समय तक बहुत सारी थेरेपीज़ में रखना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि हमको इतनी सारी थेरेपीज़ की ज़रूरत नहीं, बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाएगा तो बोलना सीख लेगा। ऐसा नहीं है, हमको उनके पीछे लगना पड़ता है। तो डेफिनेटली लाइफ हम दे पाते हैं, लेकिन अच्छी लाइफ देने के लिए पेरेंट्स को उनका फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से 9 महीने जो गर्भ में रहता है उसे माँ का पूर्ण तरह से जिस तरह से केयर चाहिए वो तो मिलता ही है, साथ में भीतरी जो आवरण होता है उससे भी वो सशक्त रूप से बाहर आता है। लेकिन जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है। आपने बहुत बारीकी से सारी चीज़ों को बताया और बहुत घबरा जाते हैं हम लोग, दिल का मामला होता है। तो अगला सवाल दिल से जुड़ा ही होगा। तो अगला सवाल है डॉक्टर जावेद आपसे। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि टेंशन की वजह से दिल की बीमारी होती है। तो अगर कोई टेंशन में नहीं है तो क्या ये मान के चले कि जिसको बिल्कुल टेंशन नहीं होती उसे दिल से जुड़ी बीमारी नहीं हो सकती? आपने जो कहा वो पार्टली राइट है और पार्टली सही नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि दिल जो है बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। टेंशन अगर ज़्यादा हो तो दिल की बीमारी होती पक्का है, लेकिन टेंशन अगर ना हो तो भी दिल की बीमारी हो सकती है। देखिए, मेडिकल साइंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। जैसे कोई अगर आदमी सिगरेट पीता है या बीड़ी पीता है तो उसको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो आदमी सिगरेट बीड़ी ना पिए उसे कैंसर नहीं होगा। उसी तरीके से अगर टेंशन लेता है इंसान तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एड्रेनलिन सिक्रीट होता है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, डायबिटीज़ बढ़ाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन किसी को अगर टेंशन नहीं है फिर उसे हो सकता है, इसलिए हो सकता है उसमें अगर डायबिटीज़ है उससे हो सकता है। अगर किसी को हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को अगर प्रॉब्लम है तो बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हार्ट अटैक होना जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है, जिनमें से टेंशन भी एक है। तो सावधानी जो है या प्रिवेंशन जो है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी हॉबीज़ को एंजॉय करिए, तो आपको हृदय रोग होने के चांसेस कम होंगे, ये पक्का है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जोड़ों के दर्द की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, ख़ास तौर पर महिलाओं में। तो अगला सवाल उसी से जुड़ा होगा और हम जानना चाहते हैं डॉक्टर अतुल आपसे कि जोड़ों का दर्द जो महिलाओं में होता है, ख़ास तौर पर आजकल घुटने की समस्या बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है, घुटना की घिस जाने की समस्या।
तो इसकी क्या वजह है, क्यों घुटने घिस जाते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या रोकथाम जो है वो पहले की जा सकती है? हेलो। सबसे पहले तो मैं आईबीसी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि दे प्रोवाइडेड मी अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। महिलाओं में घुटनों की या किसी भी जोड़ की बीमारी ऐसा नहीं सिर्फ महिलाओं में है, पुरुषों में भी है, बट कंपेयर टू पुरुषों में महिलाओं में ज़्यादा होती है। एक रीज़न है किसी भी जोड़ का, सबसे बड़ा रीज़न है हमारी जो लाइफस्टाइल है या हमारे डे टू डे एक्टिविटी में अगर एक्सरसाइज नहीं है। दूसरी चीज़ है हमारा न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं है, खासकर महिलाओं में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मेनोपॉज के बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सडनली मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन्स बहुत कम हो जाते हैं महिलाओं में। तो एस्ट्रोजन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो हड्डियों में कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ाता है। दूसरा एक रीज़न कि हमारे बचपन से जो चलता है कि हमारे न्यूट्रिशन सही नहीं है, आजकल के खाने पीने की चीज़ें, फूड हैबिट्स या जो बोलते हैं जंक फूड्स, ये अगर शुरू से हमारी लाइफ में है, इनका लेटर ऑन इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तीसरा एक कारण रहता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ज़मीन में बैठते हैं, उखड़ू बैठते हैं, टॉयलेट्स जो हमारे इंडियन कल्चर के टॉयलेट्स हैं, उनकी वजह से जो जॉइंट है, नी जॉइंट खासकर, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। ये 3-4 बेसिक कारणस हैं जो जोड़ की पैथोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा, फीमेल और मेल में दोनों की जेनेटिक्स अलग अलग है। तो फीमेल्स में हमारे जीन्स ही ऐसे हैं कि जॉइंट की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है। और जब हमने ये जान लिया कि महिलाओं को ये तकलीफ़ क्यों होती है, और आमतौर पर महिलाओं का ये सोचना होता है कि घर के जितने भी बच्चे हैं या पुरुष हैं या घर के बड़े हैं, पहले वो खा लें और उसके बाद हम खाएं, और इसलिए कई बार हम प्रोटीन और न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं देते और अपना स्वास्थ्य खुद ही खराब कर लेते हैं, जबकि जानते हैं कि हमारे बीमार होने से पूरा घर हिल सकता है। अब जानेंगे कि पुरुषों में होने वाला स्पेशल कैंसर जो सिर्फ पुरुषों में होता है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर वरुण शर्मा जी हमारे साथ हैं, पुरुषों में पाए जाने वाले प्रोस्टेट कैंसर के बारे में हमें कुछ बताइए। क्या उसके लक्षण हैं, कैसे डायग्नोसिस करते हैं हम उसे? प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों में पाए जाने वाली एक ग्रंथि होती है जो मूत्र मार्ग में पेशाब की थैली के नीचे पाई जाती है। सभी पुरुषों में होती है, अखरोट के आकार की होती है। आयु के साथ में शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं और 50 वर्ष की आयु के बाद में इसका साइज़ बढ़ने लगता है, उसके कारण तकलीफ़ें आने लगती हैं। और प्रोस्टेट के अंदर ही होने वाला कैंसर पुरुषों में पाए जाने वाला तीसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है। अगर इसके इंसिडेंस की बात करूं तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2016 में जो नए प्रोस्टेट कैंसर के केसेस डायग्नोसिस हुए थे तकरीबन 36,000 थे हमारे देश में, जो बढ़ के 2020 में करीब 41,000 हो गए और 2025 में अनुमानित है कि ये 60,000 तक हो जाएगा। और ये तो वो केसेस हैं जिसमें डायग्नोसिस हुआ है, जिन्होंने चिकित्सक की सलाह ली, जो अस्पताल पहुंचे और फाइनली डायग्नोसिस हुआ। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी अनभिज्ञ हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशाब में कोई भी तकलीफ होती है तो इंडिया में, हमारे देश में जो एक सिस्टम चलता है ओवर द काउंटर मेडिसिन का, लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर से दवाई ले आते हैं, आराम भी आ जाता है। तो उस चक्कर में जो प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस होना था वो डिले हो जाता है। अगर हम इलाज की बात करें तो अगर इसे सही समय पे पकड़ लिया जाए तो इसका पूर्णतया निदान संभव है। हमारे देश में जो अभी चिकित्सा क्षेत्र में विकास हुआ है, जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट हम बोलते हैं, तकरीबन 65 से 70% है। मतलब अगर हम इसे सही समय से पकड़ लें तो ये एक ऐसा कैंसर है कि इसका पूरी तरीके से इलाज किया जा सकता है। अगर शुरू में जो बुनियादी इसकी स्टेज 1 है, अगर उसमें पकड़ में नहीं भी आए और अगर आगे फैला है तो भी इसका काफ़ी अच्छा इलाज किया जा सकता है। अब जो तकनीकी एडवांसमेंट आए हैं, ऑपरेशन के लिए रोबोट आ गए हैं, रेडिएशन की नई मशीनें आए हैं, कीमोथेरेपी का एडवांसमेंट हुआ है, परंतु यहाँ पे सबसे मूलभूत जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसको सही समय पे पकड़ा जाए। एक ब्लड का एक टेस्ट होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर 50 वर्ष की आयु के बाद में पुरुष उसको साल में एक बार कराते हैं तो हम प्रोस्टेट कैंसर को इनिशियल स्टेज में ही पकड़ सकते हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। हम यदि थोड़े से सतर्क रहें, सजग रहें, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों से खुद को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न होगा डॉक्टर केदारनाथ दिवांग जी आपसे। आजकल एक चीज़ काफ़ी प्रचलित हो गई है, वो है एलर्जेटिक अस्थमा, और इसकी क्या वजह है? कई बार ऐसा लगता है कि सांस फूल रही है क्योंकि वजन ज़्यादा है, या फिर बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से भी हमें ये समस्या होती है। आपको क्या लगता है क्यों ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? सबसे पहले सबको सरप्राइज होगा कि अस्थमा और एलर्जी की दवाइयाँ भी बंद हो सकती है। जो कई लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल से जो दवा ले रहे हैं, इनहेलर ले रहे हैं, एलर्जी की दवाई ले रहे हैं, एलर्जी में जैसे कि आँख की एलर्जी, स्किन की एलर्जी, पेट की एलर्जी, और अगर एलर्जी वही अगर फेफड़े की होती है तो वो अस्थमा कहलाता है। तो ये जितने हैं, और क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि एलर्जी अस्थमा पूरे वर्ल्ड का अगर जीना गाइडलाइन के हिसाब से मैं बोलूँ तो 30% लोगों को तो एलर्जी है, और कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनको एलर्जी है। नहीं काम करते करते सांस फूल जा रही है, पता नहीं चल रही है, थकावट लग रहा है दिन भर, बट अपन को पता होना चाहिए कि इतना कॉमन है 30% एलर्जी। तो अस्थमा को डायग्नोस करना बहुत ही ज़रूरी है और इसका इलाज भी करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले इतना नहीं था कि यार जो भी पेशेंट जाता था डॉक्टर के पास, उनको बोल दिया जाता था नहीं ये तो आपको जीवन भर लेना पड़ेगा। इनहेलर, बिना इनहेलर के तो आप ठीक ही नहीं हो सकते, बिना इनहेलर के आपको पूरा जीवन भर चलाना है। कई लोग तो स्टेरॉइड लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, काफ़ी सारी दिक्कत करते हैं। तो अभी मैंने यही चीज़ देख के एलर्जी के ऊपर थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर फोकस्ड हूँ, और मैं अपने यहाँ इम्यूनोथेरेपी कराता हूँ, जिसमें अपन एलर्जी टेस्ट करते हैं और 50 से 100 एलर्जन रहते हैं, और जो एलर्जन से अपन बच सकते हैं उससे तो बचना है, और जिससे नहीं बच सकते हैं जैसे कि डस्ट माइट हो गया, फंगस हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गए, और कोई खाने मॉस्किटो मच्छर हो गया, घर पे पालतू जानवर हैं, कई सारे ऐसी चीज़ हैं जिससे अपन बच नहीं सकते। तो उसको प्रोसेस करके हम इसका वैक्सीन डेवलप करवाते हैं, जिसमें सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी आता है, जिसमें स्किन के अंदर देते हैं। हाँ, ये थेरेपी जो है इसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, इसमें कम से कम 2 से 3 साल तक लेना पड़ता है। बट मैं इसके बाद काफ़ी अभी मेरे यहाँ तो 500 से ज़्यादा लोगों ने, मतलब जिनकी दवाइयाँ बंद हो गई, इवन मैं इसका पेपर भी पब्लिश करने वाला हूँ। तो मैंने यही देखा कि सबसे ज़्यादा कॉमन, और रायपुर में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन इंडेक्स है, इतना ज़्यादा हाई है, और यहाँ का बच्चा जो पैदा होता है उसको अस्थमा एलर्जी लेके ही पैदा हो रहा है जो कंपेयर टू उसके ब्रदर हैं जो गांव में हैं, इधर उधर आसपास में ले रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि एलर्जी काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सोचने वाली बात है। लोग को थोड़ा सा अपने बारे में, इसके बारे में जानना चाहिए। एक स्पायरोमेट्री होता है जिससे अस्थमा की हम जानकारी ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि एलर्जी है कि नहीं है, और ये बहुत अच्छा तरीका है इम्यूनोथेरेपी के थ्रू उनकी एटलीस्ट दवाइयाँ बंद हो जाएगी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा पर्पस है मेरी लाइफ का भी ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। लोगों को लगता है कि एक बार दवा शुरू हुई तो उसे कंटिन्यू रखना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर संगीता की तरफ रुख करते हैं और अब आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बार ऐसा होता है जो गांव से शहर की तरफ कूच करते हैं या रेफ़र कर दिए जाते हैं, वो बड़ी टेंशन में होते हैं कि क्रिटिकल केस है तो किस तरह का प्रोसीजर होगा। तो क्या क्रिटिकल केस में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क के बाद ही पेशेंट को देखा जाता है या इस तरह की सिर्फ भ्रांतियाँ फैलाई जाती? ये बहुत ही आपने सामयिक सवाल पूछा है, क्योंकि हमारे पास पेरिफेरी से बहुत सारे पेशेंट्स बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं और उस समय बिल्कुल भी हम पेपर वर्क नहीं करते हैं। हमारा पहला फोकस रहता है पेशेंट की जान बचाना, और आईसीयू में स्पीड और प्रिसीजन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्पीड कि आप अगर बच्चे का पहले एयरवेज आपको मेंटेन करना है, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, अगर सांस नहीं ले रहा है तो उसको वेंटिलेट करना है, अगर सर्कुलेशन नहीं है उसको सेंट्रल लाइन डालना है, तुरंत उसका सर्कुलेशन इस्टेब्लिश करना है, फिर आपको डायग्नोज करना है कि वो इस कंडीशन में पहुंचा कैसे, बेसिक अंडरलाइन कंडीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको, इसका एक टाइम स्पैन होता है, अगर उतने टाइम स्पैन में आपने कर लिया तो आप बच्चे को सेव कर सकते हो। अगर आप बहुत देर तक पेपर वर्क ही करते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बच्चे को लूज़ कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बाहर से आते हैं उनको ये भ्रांति पालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा। हर आईसीयू के फिक्स प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किस बीमारी में हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है, हम उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और चूंकि हमारे हॉस्पिटल में हम लोग 25 साल से इंटेंसिव केयर का काम कर रहे हैं, तो हमारे स्टाफ, हमारी टीम, सब कुछ इतने इन ट्यून है इस चीज़ के कि बच्चा आते ही आधे घंटे के अंदर हम उसको सारा कुछ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस भेज सकते हैं, डायग्नोसिस पे, वर्केबल डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। अगला सवाल डॉक्टर जावेद आपसे रहेगा। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया है।
जब ये डायग्नोस हो जाता है कि साइलेंट हार्ट अटैक था, तो क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? साइलेंट हार्ट अटैक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटिटी है। देखिए, साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चल पाया कि उसके हार्ट अटैक आया है, जबकि डॉक्टर के पास अगर किसी और बीमारी की वजह से जाता है, जैसे कि कभी कोई ऑपरेशन के लिए और उसका ईसीजी होता है, तब पता चलता है कि अरे तुम्हें तो पहले एक हार्ट अटैक आया है। इसका मतलब ये होता है कि मरीज़ को कोई सिम्टम नहीं हुए, और ऐसा करीब करीब 5 से 10% लोगों में हो सकता है। ख़ास तौर पे ये उन लोगों में होता है, देखिए, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ में एक्चुअली होता ये है कि बहुत सारी हमारी न्यूरोपैथी हो जाती है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से सिम्टम नहीं होते। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैंने इतने साल, करीब 35-40 साल हो गए कार्डियोलॉजी करते हुए, तो मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि 100% साइलेंट कोई चीज़ नहीं होती। ये ज़रूर है कि पेशेंट को चेस्ट पेन ना हुआ हो, ये हो सकता है, लेकिन उसको दूसरे सिम्टम्स होते हैं, जैसे बैठे बैठे आपको पसीना आ जाएगा, और इतना पसीना आ जाएगा कि अनएक्सप्लेन्ड रहेगा। अरे सर्दियों के दिन है और दिसंबर का महीना है, नवंबर का महीना है, लोग स्वेटर पहने और आपको पसीना आ गया। ऐसी चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। बैठे बैठे आपको सांस फूल जाएगी, या थोड़ा सा चलने पे सांस फूल जाएगी, अरे बोले एलर्जी हो गई, ये हो गया, बोल के उसको छोड़ दिया। या बहुत ही पेट में ऊपर की तरफ एपिगैस्ट्रियम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पेन हो गया, और उसको बोले गैस का है करके आपने इग्नोर कर दिया। तो ये सब सिम्टम होते हैं। देखिए, एक आम इंसान का ये मानना है कि हार्ट अटैक मतलब सीवियर चेस्ट पेन, ये लोग समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं होता, ख़ास तौर से डायबिटीज़। रह गई बात सावधानी की, तो जब एक बार डायग्नोस हो गया कि हार्ट अटैक आया है, तो सावधानियां वही रहती है जिनको कि पता चला हो। जिनको सिम्टम्स हुए हैं वही सावधानियां जिनको भी रहेगी, जिन लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आया। जिन लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आया, उनको सबसे पहले अपनी डायबिटीज़ को चेक करना है कि भाई हमको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से पता ही नहीं चल पाया। और उसके बाद अगर डायबिटीज़ है तो उसका इलाज करें, ब्लड प्रेशर है उसका इलाज करें, कोलेस्ट्रॉल है उसका इलाज करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे सबसे ज़्यादा जोर है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आपको हार्ट अटैक अगर नहीं आया है तो प्रिवेंट करना है, हार्ट अटैक आ गया है तो सेकेंडरी प्रिवेंशन करना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, सिम्टम्स हों या ना हों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल डॉक्टर केदारनाथ देवांग जी आपसे। ऐसा कहा जाता है कि अस्थमा की दवाई लेने से हेल्थ बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, क्या वास्तव में वजन बढ़ता है, और क्या इसके पीछे दवाइयाँ ही कारण हैं? जी बिल्कुल, अस्थमा खाली एलर्जी स्टेरॉइड से ही रिस्पॉन्स करता है। तो सारे डॉक्टर मतलब बन जाते हैं कि नहीं, पेशेंट को बिना स्टेरॉइड दिए वो ये कैसे ठीक करेंगे यार, है ना। तो स्टेरॉइड तो देते हैं, तो स्टेरॉइड से क्या होता है, ओवरऑल बॉडी का पूरा, अब वो भी जो ग्रोथ होता है उसको बोलना चाहिए गंदा ग्रोथ होता है जिसमें फैट बढ़ेगा, आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, आंखें खराब हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी। यहाँ तक कि जो बच्चों में शुरुआत से ही स्टेरॉइड चालू हो जाते हैं, जो मेरे पास जो 3 साल 4 साल 5 साल से लेते हैं, उनकी उम्र उसके उम्र से वो डबल दिखते हैं और ज़्यादा ही मोटापा रहता है उनके बॉडी में, जो बहुत ही खतरनाक है। और उनको अर्ली एज में भी हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां भी हो सकती है उनको। जी, तो फिर क्या इसका निदान हो सकता है, कैसे हम उस फैट को बढ़ने से रोकें? अभी तक क्योंकि अस्थमा को बिना स्टेरॉइड के तो ट्रीट नहीं कर सकते। स्टेरॉइड भले ही हम इनहेलेशन फॉर्म में दे रहे हैं, नेजल स्प्रे के फॉर्म में दे रहे हैं, बट उसको कंप्लीट क्योर किया जा सकता है इम्यूनोथेरेपी से। जैसा मैंने बताया, इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा वरदान है, मतलब बोलना चाहिए, जिससे कि उसी का एलर्जन को मॉडिफाई करके उसी पेशेंट में दिया जाता है। और मैंने अभी तक की बहुत ही लोगों का जो 4 साल से 5 साल से स्टेरॉइड में थे, उनकी दवाइयाँ मैंने बंद कर दी है। आज उनके जो स्टेरॉइड से जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनकी, वो अब स्पेयरिंग है, बिना स्टेरॉइड के उनका अस्थमा कंट्रोल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का। और अब इशारा हो गया है कि हम अगले पैनल की तरफ आगे बढ़ें, और मैं पुनीत जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ पुनः धन्वंतरी सम्मान में यहाँ हमारे इस पैनल में शामिल होने के लिए। आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आकांक्षा जी, और आप सभी डॉक्टर्स का बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको जोरदार तालियां हो जाएं।